So, being a physical education teacher, I welcome back to our channel Sports and Facts. तो आज हम कवर करने वाले हैं इस यूनिट का आखिरी पार्ट 3 कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो पहले जिन्होंने भी 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो आप पहले वो वीडियोस कंप्लीट करके आएँ, फिर इसको देखें। तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और इसके अंदर पढ़ेंगे कि डिजीज़ क्या है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कितने टाइम के लिए रहता है, या उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्या क्या वैक्सीन उसके लिए अवेलेबल है या नहीं। आज हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल से क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। हर बार का 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे इसमें से। तो आज का ये यूनिट बहुत इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से सुनें। तो चलिए चलते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस ये होता क्या है, इन दोनों में ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसको ध्यान में रखने से हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी हो। लेकिन वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है क्रोनिक डिजीजेस हैं जो कि ऐसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया डिफरेंस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो कि एक पर्सन टू दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, क्रोनिक डिजीजेस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र ऐसे नहीं हो सकता। अब ये होते कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय मेनली बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स। ये 4 इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकते हैं। वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, वो तो ऐसे छूने होने से फैलता नहीं है। वो क्या होते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। हमारा रहन सहन खान पान क्या है उससे, या हमारा कोई हिस्ट्री हो, हमारा कोई हेरिडिटिकल हिस्ट्री हो, कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो उससे। दूसरा हमारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस जोग्राफिकल कंडीशंस में हम रह रहे हैं, जिसको हम फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकते हैं। तो समझ में आया दोनों में आपको डिफरेंस। मेन क्या है, एक ये इन्फेक्शियस डिजीजेस है, वहीं ये क्या है क्रोनिक डिजीजेस हैं। और ये क्या है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट से फैलता है। वहीं ये क्या है, लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकते हैं आपको। तो आई होप ये आपको कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा और किन किन चीज़ों से ये होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कि हमारे सिलेबस में, वैसे तो इस हमारे जो सिलेबस में दिए उससे और भी कई ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें आज क्या करना है, जितने हमारे सिलेबस में दिए गए हैं ये 4-5 जो चीज़ें दी गई हैं, जितनी भी डिजीजेस दी गई हैं, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये 5 दिया गया, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू एंड HIV इन्फेक्शन, एड्स जिसको बोलते हैं। तो ये 5 हम कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं टाइफॉइड। अब टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट मतलब क्या, वो कौन सा वो चीज़ है जिससे ये टाइफॉइड होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं एक बात बता दूँ, बताने से पहले कभी कभी ये पूछ लेता है, आपको पता चल गया टाइफॉइड और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। लेकिन अब ये सैल्मोनेला टाइफी वायरस है या बैक्टीरिया है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको यही चीज़ इसमें याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाइफॉइड जो है, जो सैल्मोनेला टाइफी से हुआ है, वो बैक्टीरियल है या वायरल है। तो आपको पता होना चाहिए कि सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। तो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक ये पता चलता है कि टाइफॉइड हो गया। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 to 30 डेज। ये इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कितने से कितने दिन का रहता है। ठीक है, तो 6 to 30 डेज। ये थोड़ा आगे पीछे वैरी कर सकता है, किसी बुक में कुछ दिया हुआ, किसी बुक में कुछ दिया हुआ, लेकिन जो रेंज रहा है इसी बीच में रहता है। तो टाइफॉइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है क्या है, वो है 6 to 30 डेज। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस तरीके से फैलता है ये, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से या फीकल ओरल रूट से ये
फैल सकता है, एक दूसरे 1% टू अनदर पर्सन, जो हमने पढ़ा था ना कम्युनिकेबल डिजीज़ में, तो वही ये इस तरीके से फैल सकता है। क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है? यस, वैक्सीन है, टाइफॉइड वैक्सीन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जो आपको सर्दी जुकाम ये सब होता है। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और कितने टाइप के होते हैं? टाइप ए बी सी, इन्फ्लुएंजा टाइप ए बी सी के हो सकते हैं। और इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरल है, तो आपको ये याद रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 1 to 4 डेज, 1 से 4 दिन तक रहता है ये। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जब जिसको सर्दी जुकाम हो गया होता है, जो दोज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं एट द टाइम वो स्नीज करता है या खांसता है, और वहाँ से जो एयर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में अगर आप आएंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देन लास्ट, वैक्सीन अवेलेबल है? यस, वैक्सीन अवेलेबल है। फ्लू वैक्सीन एनुअली अगर आप लेते हैं तो ये वैक्सीन अवेलेबल है, जिससे क्या कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। देन आता है हमारा मलेरिया, ठीक है। अब मलेरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पॉजिटिव एजेंट है, हमें ये याद रखना है कि एक तो है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पी करके डॉट करके फैल्सीपेरम लिख सकते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एक ये है, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। 3 याद रखने आपको, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। आप इसको इस शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, FVO के फॉर्म में इसको आप याद रख सकते हैं मलेरिया के, फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब इनमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मलेरिया में जो पॉजिटिव एजेंट है वो ये 3 है, लेकिन इनमें जो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे डेंजरस कौन सा है, तो सबसे डेंजरस है फैल्सीपेरम। आपको बस इतना याद रखना है कि मलेरिया में तीनों में जो सबसे डेंजरस है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 7 to 30 डेज। अब ये होता कैसे है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से ये आपको होता है। बाइट, अगर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो अगर आपको बाइट करती है तो आप मलेरिया से सफ़र कर सकते हैं। देन इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है? यस, एक RTS है, फिर एस मलेरिया वैक्सीन इन सम रीजन्स, ठीक है, मलेरिया वैक्सीन और एक RTS, ये वैक्सीन अवेलेबल है। देन आता है हमारा डेंगी। डेंगी कैसा होता है? फ्लैवी वायरस से। डेंगी क्या होता है? फ्लैवी वायरस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि डेंगी क्या है? डेंगी क्या है? एक वायरस है, ठीक है। तो पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए डेंगी वायरस है, तो डेंगी वायरस से होता है, और उसका नाम क्या है? फ्लैवी वायरस। 4 से 10 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और ये होता कैसे? आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। अब मलेरिया एनाफिलस मॉस्किटोस होता है और डेंगी एडीस मॉस्किटोस होता है, तो आपको ये याद रखना है, मलेरिया एनाफिलस मॉस्किटो और डेंगी एडीस मॉस्किटो से। वो भी कौन से? एडीस एजिप्टी, ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको ये इतना पता होना चाहिए कि डेंगी जो है एडीस मॉस्किटोस होता है, डेंगी एडीस मॉस्किटो, दोनों ए से, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो मलेरिया क्या है? एनाफिलस मॉस्किटो से, एंड डेंगी, देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मलेरिया थोड़ा साउंड करने में लंबा लगता है और एनाफिलस भी लंबा वर्ड है, ठीक है। डेंगी साउंड में जब बोलते हैं तो बहुत जल्दी बोल लेते हैं, और एडीस भी जल्दी बोल लेते हो, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। देन वैक्सीन क्या है? यस, डेंगावैक्सिया लिमिटेड यूज, डेंगावैक्सिया एक वैक्सीन है, वो आप इसके वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। आपको जो इसमें मेन याद रखना है कि डेंगी मतलब जो भी डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये 4 चीज़ तो मेन है, आपको यही 4 चीज़ मेन याद रखना है। देन आता है HIV इन्फेक्शन, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ये होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है एड्स। अब आपको कमेंट करके बताना है एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एड्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको एड्स का फुल फॉर्म बताना है। और HIV इन्फेक्शन जो होता है वो कौन से वायरस से होता है, वो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 वीक से लेकर 10 साल तक रह सकता है, 10 साल तक, 2 वीक से। और इसका मैं आपको बता दूं, कोई
कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर एक बार ये हो जाता है, इसको कुछ हद तक हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसको क्योरेबल नहीं है ये। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या मदर टू चाइल्ड, ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो ये थे हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम चलेंगे, आपको अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आता या आपको कुछ क्योरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन चलते हैं अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारे सिलेबस में जो दिया है वो ये 3 दिए हैं: डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन। अब डायबिटीज़ में भी ना, डायबिटीज़ के अलग अलग टाइप होते हैं: गैस्ट्रेस्टाइनल डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, फिर डायबिटीज़ के अंदर सबसे पहले 2 होते हैं: डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ दिया गया है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी दोनों, हालांकि डायबिटीज़ की बात की गई है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ आप ये नोट करके रख लें, इम्पॉर्टेंट करके रख लें। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ किस में आता है, किस में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ मेन अगर कैटेगराइज किया जाए तो 2 में होता है: डायबिटीज़ एक मेलिटस और एक होता है इंसिपिडस। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये सारे किस्में, ये इंसिपिडस बहुत रेयर होता है। ठीक है, अब ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जितने भी मोस्टली जो डायबिटीज़ होते हैं वो मेलिटस के अंदर आता है। तो आपको ये याद रखना है, डायबिटीज़ जो टाइप 2 है वो डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर आता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, तीनों ही को हम डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैंने एक छोटा सा टेबल जो बनाया है वो बस आपको कॉजेटिव फैक्टर बताने के लिए कि ये कैसे होता है। डायबिटीज़ जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस या नॉन रेजिस्टेंस होता है। सेम वही, इनके कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होते और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी वही जस्ट लिमिटेड होता है। वैक्सीन तो इसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये सारे जो डिजीजेस हैं ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, मेनली एनवायरमेंटल से जो इन्फ्लुएंसेस है वो सारे डिजीजेस होते हैं। ठीक है, तो इसका बस आपको याद रखना है कॉजेटिव फैक्टर क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाइपरटेंशन का क्या है, आपका डाइट खराब होने की वजह से होता है, या स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जेनेटिक्स ये जेनेटिक्स तो इसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल में बहुत कॉमन ही है। दैन डिप्रेशन जो है वो साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है। ठीक है, और ये सारे जो हैं नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। ऐसे हम जब नॉन कम्युनिकेबल बोला तभी हमने पता चल गया नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, तो आप अभी जो मैंने आपको ये बताया डायबिटीज़, इससे शुरुआत करेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ का और इसका तीनों का हम डिटेल में भी देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ की ओर। अब डायबिटीज़ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। डायबिटीज़ क्या है, कॉमन जो जनरल लोग समझते हैं कि चीनी खा ली तो डायबिटीज़ हो गया, ये नहीं है। मेन जो खेल होता है डायबिटीज़ में, वो आपका जो मेन खेल होता है वो आपका डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल का रहता है खेल, कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कितना है, उसी का खेल। उसको अगर सही से मेंटेन नहीं कर पाए तब जाके डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, एक पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को जितना होना चाहिए उतना अगर नहीं रहा या उससे ज़्यादा रहा या उससे कम रहा तब जाके डायबिटीज़ हो सकता है। तो इसके अंदर हमारे सिलेबस में क्या दिया, इसके अंदर हमारे सिलेबस में सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ दिया गया है। तो मैंने टाइप 1 को लाने का यही मेरा मकसद है कि आपको ईजिली समझ में आ जाए दोनों चीज़ें। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, सबसे पहले डायबिटीज़ को आपने देख लिया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का ऑल्टरेशन। ठीक है, तो अब उसमें हम ये 2 तरह के डायबिटीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप 1 डायबिटीज़ बताता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग एक होता है ना, हमारे बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं और वही बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब टाइप 1 में क्या होता है कि ये जो बीटा सेल्स हैं हमारे क्या होते हैं, डेस्ट्रो हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। कौन, पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर ही बीटा सेल्स होते हैं। ये जो पैनक्रियास के अंदर ही पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं और ये बीटा सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होने की वजह से इंसुलिन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर सकता है एक इंडिविजुअल। अब जब इंसुलिन उतना प्रॉपर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो जो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है वो इंसुलिन है,
अब इंसुलिन उतना नहीं आ पा रहा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक पेशेंट डायबिटिक हो जा रहा है। अब इसका आपको आई होप ये समझ में आ गया टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉज क्या है। कॉज हमारा क्या है, यही बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स हमारा कॉज है। बीटा सेल्स की वजह से ही, क्यों, बीटा सेल्स क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो यही इसका रीज़न है। सेम टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में, ध्यान से सुनना है इसको, इसमें क्या होता है, बॉडी हमारा मतलब पैनक्रियास जो है वो प्रॉपर अमाउंट में, जो बीटा सेल्स है वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन क्या होता है, बॉडी हमारा उस इंसुलिन को उतने इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी उस इंसुलिन से रेजिस्ट कर चुका है। अब बॉडी को कोई असर नहीं हो रहा है, इंसुलिन आ भी रहा है तो। या दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि पैनक्रियास ही उतना अमाउंट जितना इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहिए उतना प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन उतने अमाउंट का इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तब जाके टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। क्या बोला मैंने कि बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं वो, या पैनक्रियास ले लो, वो उतने अमाउंट में इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो बॉडी है हमारी वो उसको क्या कर रही है, रेजिस्ट कर चुकी है। अब उसको असर नहीं हो रहा है इंसुलिन का, कोई इंसुलिन हार्मोन का ब्लड ग्लूकोज को कोई असर नहीं हो रहा है। एक तो कंडीशन वो है टाइप 2 का। दूसरा कंडीशन है कि पैनक्रियास उतने अमाउंट में इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर तो रहा है, लेकिन जितने अमाउंट में करना चाहिए उतने अमाउंट में नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों रीजन्स है कि टाइप 1 और टाइप 1 में और टाइप 2 में समझ में आया कि मेजर डिफरेंस ये है, टाइप 1 में क्या है, बीटा सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है पैनक्रियास से इंसुलिन। देन टाइप 2 में क्या है, प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं कर पा रहा है, या तो कर रहा है तो बॉडी उसको रेजिस्ट कर चुकी है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। और हमारे सिलेबस में टाइप 2 है तो हम टाइप 2 को ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अब टाइप 2 में क्या है, ये जो इस मतलब होता कब है, ज़्यादातर ये एडल्ट्स में होता है, जो 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, या मिडिल एज में ज़्यादा ये लोगों को होता है। और जो टाइप 1 है वो बचपन से ही हो जाता है, ये थोड़ा, अगर हम दोनों में देखा जाए तो टाइप 2 क्या है, टॉलरेबल है, टाइप 1 इज सीवियर, ये देखा जाए तो दोनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन की बात की गई है, लिटिल टू नो इंसुलिन प्रोडक्शन, क्योंकि बीटा सेल्स डैमेज रहती हैं। अब यहाँ पे क्या, इंसुलिन प्रोड्यूस बट इज़ नॉट इफेक्टिवली यूज्ड बाय द बॉडी, क्योंकि बॉडी क्या हो चुकी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। अगर क्वेश्चन आए कि टाइप 2 डायबिटीज़ इज ऑल्सो नोन, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए। देन सिम्टम्स क्या है टाइप 2 का, ग्रेजुअल ऑनसेट विथ माइल्ड सिम्टम्स लाइक फटीग, इंक्रीज थर्स्ट एंड स्लो वुंड हीलिंग। कोई अगर चोट लग जाता है तो बहुत दिन लगेगा आपको ठीक होने में, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। देन इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे, ओबेसिटी, पुअर डाइट, जेनेटिक्स, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, अब ट्रीटमेंट देख लीजिए, ट्रीटमेंट क्या है, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीटली तो वो नहीं हो सकता, लेकिन डाइट, एक्सरसाइज, इन सब से, मेडिकेशन से क्या हो सकता है, इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको हम एक प्रॉपर जितना अमाउंट में होना चाहिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं ये इन सब चीज़ों से। अब प्रिवेंशन कैसा है कि एक क्या जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम डेवलप करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन, मोर कॉमन, अबाउट 90 to 95% ऑफ डायबिटीज़ केसेस ज़्यादा कॉमन होता है। ये कॉमन, जो टाइप 1 है उतना कॉमन नहीं होता। ये कॉमन क्यों है, क्योंकि आ जाता है, एज के साथ ही आ जाता है, तो ये उतना कॉमन है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मार्क कर लो या नोट कर लो आप, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। आप ये नोट कर लें कि टाइप 1 को क्या बोला जाता है, टाइप 1 को क्या बोला जाता है और टाइप 2 को क्या बोला जाता है। टाइप 1 को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट, और इस टाइप 2 को क्या बोला जाता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ये आप याद रखना, क्योंकि इसका मेन क्या है, इंसुलिन पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है बीटा सेल्स। और इसका क्या है, नॉन इंसुलिन, इंसुलिन नहीं भी होगा क्योंकि बॉडी रजिस्ट कर जाती है, इसलिए इसको नॉन। तो आपको यहाँ पे टाइप 2 मेन याद रखना है कि टाइप 2 क्या है, टाइप 2 इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर रखना, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। देन अब हमारा अगला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्या है, जब आप हाइपरटेंशन से ये मतलब नहीं कि जब टेंशन ज़्यादा होता है। अब टेंशन ज़्यादा कब होगा,
इसमें क्या है, आप ध्यान से सुने, जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब एक वैल्यू आपको यहाँ दे दी गई है, वैल्यू से कुछ नहीं होता, आपको इसका कोर समझना पड़ेगा क्या होता है इसमें। तो वैल्यू तो आप ये याद रख लीजिए कि 140 और 90 ये क्या होता है, हाई हो जाता है, इतना या इससे हायर हो जाएगा तब क्या हो जाता है, पेशेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। अब क्या है, जो नॉर्मल रहता है वो 130 80 ऐसा रहता है, अब लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन। अब उसमें होता क्या है, ब्लड प्रेशर, सपोज ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, और इस मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक टाइम पे इतनी ज़्यादा ब्लड फ्लो हुआ, या जब जो ये इसके अंदर ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ये जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की, इसको ये पुश करने लगी बाहर को, इसको ये क्या करी, पुश करने लगी बाहर को। तो इससे क्या होती है, इससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स के वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो ये जो प्रेशर जो फील होता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे, ये इनके वॉल्स पे, तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। आई होप अभी आपको समझ में आएगा कि हाइपरटेंशन में होता क्या है, ठीक है। तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, एक ब्लड प्रेशर की एक मशीन आती है स्पिग्नोमेनोमीटर, आपको पता होगा, उससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, 140 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, 90 mmHg। तब अगर इससे ज़्यादा होता है तब क्या होता है, वो रिस्क फैक्टर में है और वो हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इसमें दो रिस्क फैक्टर में ना दो चीज़ें हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल क्या है, मतलब जिसको हम मॉडिफाई करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल क्या है, फैमिली हिस्ट्री, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, या एज जब 65 से ज़्यादा होता है, या पेशेंट जब डायबिटिक हो तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, वो सफ़रर होगा ही हो। इसके सिम्टम्स है जैसे कि कुछ दर्द होगा, डिजीनेस फील होगा, नॉजिया फील होगा, उल्टियाँ आएगी, एंजाइटी फील होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन लगेगा, नाक से ब्लीड निकलने नोज ब्लीड्स होने लगेंगे, ठीक है, हार्ट का जो रिदम है वो एबनॉर्मल होने लगेगा। तो ये सारे इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। देन अफेक्ट्स अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, मतलब क्या है, कैन लीड टू, अगर इसको नहीं किया गया ट्रीट, लीड टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, विजन प्रॉब्लम्स एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, सॉरी ये किडनी डिजीज, ठीक है। एंड अब इसका ट्रीटमेंट में क्या है, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं, वो लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हम, और उसके बाद हम प्रिवेंट करने के लिए जो हम कर सकते हैं कि वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम एक्टिव रह सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो हम नहीं कर सकते, जो हमें नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, और ट्रांस फैट, हाई सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, मेडिकेशंस अगर कोई है तो उसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये सारी इसकी प्रिवेंशन गोल है। अब ब्लड प्रेशर गोल क्या है, आपको इतना रखना है, 130 to 80 mmHg इफ़ यू आर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ और हाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क पे है, और 140 to 90 फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिए इतना मेंटेन रखना है। ये बीपी गोल्स हैं इसके अंदर। आई होप हाइपरटेंशन आपको समझ में आएगा। मेन इसमें हमें यही समझना है कि होता क्या है और कितना नॉर्मल इसके अंदर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा लास्ट जो इसका टॉपिक है, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या है कि ये ऐसा कोई सच वो डिजीज़ में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आजकल जब ये आफ्टर कोविड ये डिप्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सफरर ऑफ दिस डिप्रेशन। इसका नाम दिया गया है एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। ये क्या एक ये रिलेटेड है किससे, कि जब कोई इंसान दुखी होता है या उसका किसी चीज़ से इंटरेस्ट खो गया है, तो इसको जब उसको बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं हो रहा, शांत बैठ रहा है एक जगह पे, तो क्या है, एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर से इसको देखा गया, इसको बोला गया डिप्रेशन। जिसका कोई चीज़ करने में कोई मन नहीं लग रहा और बहुत लंबे टाइम तक वो बस दुखी ही रह रहा है, सैड, उसकी पूरी लाइफ में बस वो सैड रह रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो प्रिवेलेंस में मतलब एक डाटा मिला है WHO से कि 3.8% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग 5% ऑफ एडल्ट्स एंड 5.7% ऑफ
दोज ओवर 60 ईयर्स, ये सारे क्या है इससे अफेक्टेड है। और वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मैन, और इसमें वुमेन के कंडीशन को ज़्यादा अफेक्टेड बोला गया है एज कंपेरिजन टू मैन। तो इसमें जो इसके जो सिम्टम्स है क्या है, कंसंट्रेशन उसका बिगड़ने लगता है, होपलेस फील करता है वो, फिर सैडनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, इंटरेस्ट उसका हर किसी में खो जाता है, जल्दी थक जाता है, फटीक फील करता है। तो ये सारा है। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये 3 चीज़ देखना है कि डिप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल एपिसोड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट एंड बाइपोलर। सिंगल में क्या है एक बार आएगा, सिर्फ एक बार उसका ऑकरेंस जो रहेगा वो एक बार, लेकिन रिकरेंट में क्या है 2 या 2 से ज़्यादा बार। सेम वही बाइपोलर में क्या है ऑल्टरनेटिंग, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, इस तरीके से। तो ये 3 चीज़ों में आपको ये टाइप्स याद रखने के, सिंगल, रिकरेंट एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब क्या क्या इससे हो सकता है कि ट्रॉमा है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है या अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हम जो बेसिक जो छोटे लेवल पे हम वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करें जिससे वो लेफ़्ट आउट फील ना करे, सैडनेस उसके अंदर ना, इंटरेस्ट उसका बना रहे। तो ये हम ऐसा कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से वो इन्वॉल्व रहे। देन इसका ट्रीटमेंट तो यही है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है अगर वो बहुत कम जूझ रहा है। अगर ज़्यादा है तो एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे, और थेरेपी भी इसके अलग अलग सेशन रहते हैं। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ये नहीं लेने के लिए बोला जाता है, ठीक है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है ये। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, और ऊपर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हमने देखा, तो ये सारा चीज़ क्लियर होगा आप लोगों को। और अगर इन केस आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उन सब का आंसर करूँगा। तो चलिए चलते हैं। अब हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, जैसे कि मैं बोलता हूँ टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे फॉर रिकैप्चुलेशन, कितना हमें आया। तो उससे पहले आप लोग कॉपी ले लें हाथ में और काउंट करें कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बता देंगे। टाइफॉइड हमारा क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मलेरिया भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा भी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर मलेरिया। मलेरिया कैसे फैलता है, इसका मोड क्या है। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स नहीं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स कॉमन कोल्ड में होता है। बाइट ऑफ एनाफिलिस मॉस्किटो, यस ये लग रहा है। और ब्लड ट्रांसमिशन नहीं, तो बाइट ऑफ एनाफिलिस मॉस्किटो इज द करेक्ट आंसर इन मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस से कौन सा डिजीज होता है, जैसे कि मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। टाइफॉइड, टाइफॉइड में क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया, ये नहीं है। मलेरिया, मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम वो है, तो ये क्या है, नहीं है, तो मलेरिया नहीं है। अब डेंगी, डेंगी मैंने बताया था कि ये एक वायरस है। वहीं डायबिटीज़ क्या है, ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, डेंगी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको कमेंट करके इसका डेंगी का वायरस बताना है क्या था और कौन से मॉस्किटो से होता है। विच वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, तो टाइफॉइड के लिए है RTS। RTS देखा था ना हमने शायद, टाइफॉइड के लिए RTS था। एक बार फिर से करेक्ट रीचेक कर लेते हैं। यस, टाइफॉइड के लिए टाइफॉइड वैक्सीन। अब ये BCG वैक्सीन जो होता है वो किस लिए होता है, वो आप कमेंट करके बताएं। ये BCG वैक्सीन जो होता है वो किसके लिए होता है, ये आप कमेंट करके बताएं और इसको सर्च करें, ये आपके नॉलेज के लिए है। तो इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइफॉइड वैक्सीन, टाइफॉइड के लिए। बहुत ईजी है, नाम से ही पता चला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दे स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नहीं, ये किस में होता है, कम्युनिकेबल में होता है। दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, नहीं, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज में होता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन देयर अकरेंस, यस ये लग रहा है। दे हैव अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, यस सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करता है, किसमें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में।
अब आते हैं हम डायबिटीज़, जो हमने डायबिटीज़ पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़? ओबेसिटी, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। देखो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं सोचना है, बी ऑप्शन आंसर होगा, आंखें बंद करके लगा देना, ठीक है। विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज? नॉन इंसुलिन पढ़ा था हमने, टाइप 1 नहीं, टाइप 2 डायबिटीज इज द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। और आपको बताना है ये गैस्ट्रेस्टाइनल और जुवेनाइल डायबिटीज़, गैस्ट्रेस्टाइनल और जुवेनाइल डायबिटीज़ किसके अंदर आता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़? कौन सा इसमें से रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए? ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन ओनली, ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ का क्या है, रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स किस में होता है, टाइप 1 में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोर कॉमन इन टाइप 1 डायबिटीज़ देन इन टाइप 2 डायबिटीज़? कौन सा सिम्टम इसमें से ज़्यादा कॉमन है टाइप 1 में एज कंपेरिजन टू टाइप 2? ग्रेजुअल ऑनसेट, सडन एक्सेसिव थर्स्ट, स्लो वुंड हीलिंग, फटीग। तो क्या है, ग्रेजुअल ऑनसेट, ये चाइल्डहुड से ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ए 9th का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। और इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, चेक कर लेते हैं। 9th का बी ऑप्शन दे रखा है, तो 9th का बी ऑप्शन। अभी हमने क्या देखा था वहाँ पे, एक बार हम टेबल पे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ही आपको ध्यान से देखना है एक चीज़ को, ठीक है। ऑनसेट की बात की गई है, तो यूजुअली डेवलप्स इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, कॉमन इन अडल्ट बट इंक्रीजिंग इन यंगर पीपल ड्यू टू लाइफस्टाइल फैक्टर्स। वहाँ पे सिम्टम की बात की गई ना, सडन ऑनसेट ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस, फटीग। अच्छा ठीक है, तो सडन ऑनसेट ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट ये क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ का। तो आप ये देख लें, ग्रेजुअल ऑनसेट जो है वो टाइप 2 में है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपका जो ये आंसर है, ये आंसर जो अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा कॉमन है दोनों में, तो सडन एक्सेसिव थर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्रेजुअल ऑनसेट, स्लो विंड हीलिंग, फटीग, ये सब किसमें, टाइप 2 में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़? इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव मेजर है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए? इंसुलिन थेरेपी, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस, एंटीबायोटिक्स। ये तो क्या, इसका आंसर क्या होगा, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हमने ऊपर देखा था, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में पढ़ा था कि ये क्या है, इसको पूरी तरीके से हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है किससे, हेल्दी डाइट और एक एक्सरसाइज रिजीम बना के, अच्छे से अच्छा खासा एक प्रोग्राम बना के। देन आते हैं हम हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन इज डायग्नोस्ड व्हेन ब्लड प्रेशर इज कंसिस्टेंटली एट और अबव, क्या है इसका आंसर, 140 to 90 mmHg, मतलब मिनिमम मर्कुरी, ठीक है, Hg मतलब मर्कुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन? मॉडिफाइबल, अब मैंने वहाँ पे दो चीज़ बताया था, एक जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और एक जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अबव 65 नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं कर सकते, अब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को भी नहीं कर सकते, हाई सॉल्ट इंटेक को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं तो उसको हम कम करके उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन? इनमें से कौन सा एक सिम्टम नहीं है, ये नॉट को आपको देखना ध्यान से, नहीं है ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन? ब्लड विजन, चेस्ट पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं है, इसको काट दें। डिजीनेस में भी हो सकता है और चेस्ट पेन भी हो सकता है, तो इसमें नॉट बोला है ना, हाँ, तो नॉट बोला है, तो हमें पहले आंसर मिल गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये डायबिटीज़ में होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन? कौन सा है इसमें, मैंने वहाँ पे बहुत सारे मेडिकेशंस के कैटेगरी थे वहाँ पे, तो एंटीबायोटिक्स तो नहीं है, एसी ही इनिबिटर्स, इंसुलिन, एंटीवायरल, तो इसका आंसर क्या है, एंटीवायरल तो वायरल के लिए, इंसुलिन तो डायबिटीज़ के लिए, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होता है, तो इसका आंसर जो है ACE इनिबिटर्स इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड प्रिवेंटिव मेजर फॉर हाइपरटेंशन। नॉट रिकमेंडेड प्रिवेंटिव मेजर, तो रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग, टोबैको, नॉट रिकमेंडेड प्रिवेंटिव। तो इसमें क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि स्मोकिंग, टोबैको। ठीक है, अब आते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डिप्रेशन को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, टेम्पररी मूड स्विंग्स, परसिस्टेंट सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, ये तो हाइपरटेंशन का है, इंक्रीज एनर्जी लेवल, ये भी नहीं होगा, टेम्पररी मूड स्विंग भी नहीं होगा। आंसर इसका क्या है, बी ऑप्शन, परसिस्टेंट सैडनेस, और जब उसका इंटरेस्ट खो जाता है, हमने देखा था उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सीजनल फ्लू, जनरलाइजेशन। तो इसका आंसर ए ऑप्शन बहुत ईजी है, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। 3 टाइप के थे, वो 3 टाइप क्या था, पहला हमारा था क्या, पहला था हमारा सिंगल एपिसोडिक, दूसरा था हमारा रिकरेंट, जो अभी हमने इसका आंसर दिया, तीसरा है हमारा क्या, बाइपोलर। तो ये 3 थे हमारे। तो चलिए चलते हैं 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए इनमें से कौन सा एक रिस्क फैक्टर है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ट्रॉमा एंड ब्रेवरेंट ये हो सकता है, हाई कैल्शियम इंटेक, लो ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों भी नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्रॉमा एंड ब्रेवरमेंट, ये इसका आंसर है। ट्रॉमा, कोई सडन ट्रॉमा में आए तो उसका वो डिप्रेशन में जा सकता है। विच थेरेपी इज कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन के लिए, तो माइल्ड डिप्रेशन के लिए क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, माइल्ड डिप्रेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू डिप्रेशन ट्रीटमेंट, इनमें से कौन सा एक बैरियर बन सकता है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, सोशल स्टिग्मा, अर्ली डायग्नोसिस, एक्सेस टू थेरेपी। तो क्या इसमें साफ साफ बोला बैरियर क्या बन सकता है, बैरियर जो एक रुकावट बन सकता है। तो इसमें इसका आंसर है, आप इसको याद रख लें इस चीज़ को, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे, एलिमिनेशन से चलते हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से होंगे तो डिप्रेशन थोड़ी ना आने देंगे, ठीक है ना। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो बहुत अच्छा है, या कोई थेरेपी में चल रहा है तो अच्छा है। तो सोशल स्टिग्मा इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप मुझे बताएंगे आप कमेंट करके सोशल स्टिग्मा क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन और जो क्वेश्चंस थे वो देखो कितने कन्फ्यूजिंग होते हैं, इवन मैं पढ़ाने के बाद भी मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन से। तो आपको कितने ध्यान दे के करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो इनको प्रैक्टिस करें। आई होप आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो अब इसमें क्या है, आप नोट्स बनाएं अपना, और ये जो क्वेश्चन जितने हुए 20 में से आपके कितने आंसर आए हैं ये आप देखें और ख़ुद को एनालाइज करें, खुद को इवेल्युएट करें, ठीक है। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे सारा कोर्स कवर कर ले जाएंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ कवर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो ये आज हमारा ये जो यूनिट हेल्थ का जो यूनिट है ये हमारा पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा योग, बेसिक्स ऑफ योगा, वो हमारा नेक्स्ट यूनिट रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, योगा की वीडियो में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।